अब बात करते हैं हम आगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि आपके के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करो। इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा हमारा लेट्स से कि देयर इज अ टेलीकॉम गवर्नमेंट बैक टेलीकॉम विच इज BSNL। उसके अगेंस्ट में हम बाकी कंपनीज लेते हैं लाइक एयरटेल हो गई, जियो हो गई। आपको पता है BSNL ने अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करे, तभी वो आज लॉस मेकिंग कंपनी है। गवर्नमेंट को बार बार उनको सॉवरेन फंड से सपोर्ट देना पड़ रहा है, उनको बैक करना पड़ रहा है ताकि वो जीते रहें, दे समहाउ सर्वाइव। बट वो खुद पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं है। इसका मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, जहां पे आज हम 5G की तरफ जा रहे हैं वहीं पे BSNL स्टिल 4G को हर जगह जहां पे वो अवेलेबल है नहीं पहुंचा पाया है, तो वो टेक्नोलॉजिकली पीछे रह गया है। इसके रीजन ये कहा जाता है कि BSNL के अंदर डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। सिंस वो एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, वहाँ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, हर डिसीजन को लेने में बहुत टाइम लग जाता है। और जब तक वो डिसीजन लेने में टाइम लगता है, बाकी कंपनीज क्या होती है अपना ऑलरेडी डिसीजन लेके उसको इंप्लीमेंट कर रही होती हैं, तो हमेशा एक BSNL बैक फुट पे रहता है। एंड प्लस लेट्स से उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छे स्किल प्रोवाइड नहीं कर पाए ताकि वो जितनी प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं उनसे compete कर पाए। और यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो कि BSNL ने अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं करे, वेयर काउंटर पार्ट्स सच एज एयरटेल, जियो हैव यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज वेरी वेल, तभी वो आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू BSNL। ठीक है गाइस, सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस हमेशा रहना चाहिए। मतलब कि अगर आज आपकी कंपनी 10% का प्रॉफिट कर रही है, नेक्स्ट ईयर आपका टारगेट होना चाहिए कि 10% की जगह 12% का प्रॉफिट करे। आपका पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12% हो। या अगर आज की कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, आप चाहते हो नेक्स्ट ईयर वो 150 तो करे, उसके नेक्स्ट 300 पे जाए, फिर 500 करोड़ पे जाए, फिर धीरे धीरे यूनिकॉर्न बन जाए। ऑफ कोर्स ये आपके माइलस्टोन हमेशा रहने चाहिए कंपनी के अंदर, ताकि इसका रीजन ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करोगे तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आप अपनी मैनेजमेंट के अंदर चेंज नहीं ला पाओगे। लेट्स से अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि मैनेजमेंट में कुछ इशू है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखने की इंप्रूविंग परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देन कम मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट। देखो, मोबिलाइजिंग बेस्ट टैलेंट का यहाँ पे 2 मीनिंग है। पहला मतलब तो ये कि आप जितने बंदे अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहे हो, दे शुड बी वेल स्किल्ड, दे शुड बी इंडस्ट्री रेडी, चेंज रेडी होने चाहिए, वो हमेशा ऑन द फुट होने चाहिए, ऑन द कि दे शुड बी कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। आपको ऐसे बंदे हायर करने हैं। देन उनको हायर करने के बाद आप उनको द वर्क यू प्रोवाइड देम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या उनको टाइमली अप्रेजल दे रहे हो, टाइमली उनको मोटिवेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स प्लानिंग फॉर फ्यूचर। प्लानिंग फॉर फ्यूचर में अगर मैं एग्जांपल लूं कि कोई कंपनी है, लेट्स से वो सिंगल यूज प्लास्टिक बना रही है, गवर्नमेंट को पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लगा चुकी है, तो कंपनी शुड हैव रियलाइज दैट दे शुड हैव मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अब वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। आपको पता है आजकल कुछ हमारे जो कैरी बैग्स आ रहे हैं वो मेड फ्रॉम पेपर, बाकी और रॉ मटेरियल से जो बन रहा है, जो एग्रीकल्चर से वेस्ट आ रहा है वहां से बना रहे हैं। तो जो कंपनीज हैं उनको अगर कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रही है, लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको पहले से रियलाइज हो जाना चाहिए था कि फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको बैन करने वाली है, तो हमें बाकी दूसरे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करना चाहिए। तो प्लानिंग फॉर फ्यूचर इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देन कम्स डिसिप्लिन एंड मोरल बिल्डिंग। डिसिप्लिन एंड मोरल बिल्डिंग हमेशा, अगर कंपनी के अंदर आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है तो हाँ, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। प्लस साथ ही साथ मोरल होना, हाई मोरल होना भी उतना ही जरूरी है। अगर हाई मोरल होगा प्लस अच्छा डिसिप्लिन होगा तो आपकी कंपनी के अंदर चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगी, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। देन कम्स प्रमोशन ऑफ R&D। R&D के अंदर आपको हमेशा काम करना है ताकि आप न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जा पाएं जो फ्यूचर में और डिमांड में आएंगे। सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देन कम्स मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। आप रिस्क को मिनिमाइज कैसे करोगे? इसके कुछ तरीके हैं। पहला तो एक तरीका है कि जितने भी रिस्क हैं आप उनको पहले से परसीव कर लो। आप पहले से परसीव कर लो कि कंपनी में ये रिस्क
हो सकता है कल को ये एक्सटर्नल रिस्क हमारी कंपनी के अंदर आ सकता है, प्लस इंटरनल रिस्क भी आ सकता है। उनको परसीव करो, देन उसको कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी अपनी कंपनी के अंदर एक प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करके रखो। सो इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी के अंदर आप एलिमेंट ऑफ रिस्क कम कर दोगे। ठीक है, रिस्क अगर आ गया उसको आप कंट्रोल कर पाओगे एंड टाइमली उसको बंद कर पाओगे, आप अपनी कंपनी को सस्टेनेबली चला पाओगे। ओके, दो क्वेश्चंस हैं, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरबीआई गेट भी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा। यू कैन पॉज द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधा एब्रीविएशन एमबीओ का फुल फॉर्म पूछा है, हमने जस्ट पढ़ा, इट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सो यहां को डिस्कशन की नीड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हु गेव दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ एमबीओ, ये किसने दिया गया? ये दिया गया है बाय पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने ही कहा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने पड़ेंगे वो ऑब्जेक्टिवली वे में करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आपको दो फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। ओके, नाउ अगेन हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, हमने नेचर पढ़ लिया है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है। अब यहाँ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की, इसके बेस पे नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन भी आई थिंक, बट पहले हम ये 7 कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब क्या है? देखो, आपको पता होगा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं। इससे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का मैच चल रहा है। अब जो क्रिकेट का मैच चल रहा है वहां पे क्या, इंडिया की पहले बैटिंग आई। अब इंडिया की पहले जब बैटिंग आएगी तो आपको पता है वो अपने बैट्समैन को पहले भेजेंगे। अब बैट्समैन उनके जो जाएंगे पहले खेलने, तो वो स्कोर करेंगे, वो स्कोर बोर्ड पे रन बना के आ जाएंगे। देन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आएगी, उनको रन चेस करना है। अब उनके जो पहले जाएंगे, जैसे टॉप 5 प्लेयर जो बैटिंग करने जा रहे हैं, उसके अंदर मोस्टली बैट्समैन ही होंगे ना, बॉलर्स को तो पहले भेजेंगे नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, इंडिया ने भी पहले अपने बैट्समैन भेजे रन बनाने के लिए, देन ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने पहले बैट्समैन को भेजा रन चेस करने के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सेंडिंग बैटर्स टू बैट फर्स्ट इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड इन क्रिकेट यूनिवर्सली। समझ गए ना आप यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो सिमिलरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। देन मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। देखो, इसकी नीड क्यों है, इस कैरेक्टरिस्टिक की नीड क्यों है? अगर आपकी मैनेजमेंट का कुछ गोल नहीं होगा ना, तो आप अच्छे से मेजर नहीं कर पाओगे कि आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। जब आप मेजर नहीं कर पाओगे तो आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? सो मैनेजमेंट का हमेशा गोल होना चाहिए। अब ये गोल कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका गोल रहेगा कि हमें कैसे अपने स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, कैसे हमने जो जेंडर गैप है एजुकेशन का वो कम करना है, वहां गोल अलग है। वहीं पे अगर आप किसी लेट्स से हॉस्पिटल का गोल पूछोगे, किसी हॉस्पिटल का गोल क्या होना चाहिए, उनका गोल ये होना चाहिए कि सब यहाँ पे डेथ रेट हमारी कम हो या मटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारी कम हो, हमारे हॉस्पिटल में जो भी फीमेल प्रेगनेंट आ रही हैं उनको अच्छे से डिलीवरी दे पाए, वो वहाँ पे उनका गोल अलग होगा। वहीं कोई बिजनेस है तो बिजनेस का गोल आपको पता ही है, मनी ओरिएंटेड रहता है, तो उनका गोल होगा कि हमें प्रॉफिट ज्यादा करना है। देन मैनेजमेंट कंटिन्यूस है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं कि मैनेजमेंट हमेशा लूप में चलता है। वो लूप होता है फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग, देन अगेन प्लानिंग। और कुछ इशू आ रहा है तो आपको उसे कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कैसे होगा? जब आप प्लान में चेंज कर पाओगे, और प्लान में चेंज करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट हमेशा लूप में चलता है, तभी वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। ये मैं अभी बता चुका हूं कि अलग अलग डायमेंशन में मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से अप्लाई की जाती है। स्कूल के अंदर अगर जैसे मैंने बताया वहां मैनेजमेंट अलग होगी, वहां पे आपको पता है कि टारगेट्स अलग होंगे। हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट के टारगेट अलग होंगे, अब वहीं बिजनेस के अंदर टारगेट्स अलग होंगे। सो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। तो ये मल्टी डायमेंशनल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट जो है हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप में बात की जाती है, इंडिविजुअल लेवल पे मैनेजमेंट की बात नहीं की जाती है। एंड मैनेजमेंट एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होना जरूरी इसलिए है, इससे क्या होगा कि प्रॉपर हायरार्की होगी तो अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाओगे। प्लस वहां पे क्या होगा कि आप अगर आप पे प्रॉपर चेन ऑफ कमांड नहीं है किसी में,
आपको अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स ही नहीं है तो कौन कंट्रोल करेगा चीजें, कौन बताएगा सबऑर्डिनेट्स को कैसे काम करना है। सो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होना बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन कम्स मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों है? ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट नई रेगुलेशन ले आती है तो आपको अपनी मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। देन मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब यहाँ पे इंटेंजिबल क्यों कहा गया है? देखो मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते हो बट यू कैन फील इट। आप फील कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट अच्छी किसी कंपनी में अप्लाई हो रही है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छी मैनेजमेंट अप्लाई की जा रही है। तो यू कैन फील द गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एवरीवेयर। ये क्वेश्चन है, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको आप सोल्व कीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। आई होप आपने सोल्व कर लिया हो। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ये। सो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कंसिस्टेंट एंड इट एक्सप्लेन्स दैट इट इज बेस्ट टू गो बाय रूल्स एंड मोर ओवर इट डील्स विद द रैंक एंड फाइल एटसेट्रा इज नोन एज डैश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा डी, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैनेजमेंट जहां पे सबको अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो, प्रॉपर हायरार्की एंड रैंकिंग सिस्टम हो, है ना, वहां पे उस मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। ये भी वन ऑफ द पीवाई क्यूज था आरबीआई का। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस आरबीआई में बहुत कम पूछे जा रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। अब वहां पे अप्लाइड मैनर में चीजें पूछी जा रही हैं। आपको वहां पे पैरा दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको चीजें आंसर करनी है। तो वहां पे अप्लाइड चीजें ज्यादा आ रही हैं, बट वो जब पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपकी थ्योरी अच्छी होगी आपका, तभी आप वहां पे अच्छे से चीजें अप्लाई कर पाओगे एग्जाम कंडीशंस के अंदर। सो ये कोशिश करना भी जरूरी है।